तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ा था बहुपत्नी विवाह। आज उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विपत्नी विवाह। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं द्विपत्नी विवाह। बिगैमी बहुविवाह का एक रूप द्विपत्नी विवाह भी है। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक साथ दो स्त्रियों से विवाह करता है। सिंपल है कि एक पुरुष है वो दो स्त्रियों से विवाह करेगा तो क्या है वो द्विपत्नी विवाह हो जाएगा, क्योंकि उसके पास दो पत्नियां हो जाएंगी। कई बार पहली स्त्री के संतान ना होने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है। अरेगन तथा एस्किमो जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। आपको जनजातियां याद रखनी है। फिलहाल तो ये हिंदू कल्चर में भी व्याप्त है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ जनजातियों का नाम वर्णित है तो आप जनजातियां याद रखेंगे। यह प्रथा प्रचलित है। भारत में दक्षिण की कुछ जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है, किंतु वर्तमान में ऐसे विवाहों पर कानूनी रोक लगा दी गई है। क्या है द्विपत्नी विवाह? आप एक साथ दो पत्नियां रखते हो तो वो क्या है, कानूनी समय आपको मान्यता नहीं है, कानूनी रोक लगा दी गई है। एक विवाह ही प्रचलित है। अब समूह विवाह नेक्स्ट हम लोग का है। समूह विवाह। समूह विवाह को समझ लेते हैं। समूह विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है। मतलब एक पूरा समूह, एक हिसाब समझ सकते हो, एक गांव दूसरे पूरे गांव से शादी करता है। एक गांव के लड़के दूसरे गांव के लड़कियों के पति होंगे, दूसरे गांव की लड़कियों के लड़कियां जो होंगी वो दूसरे गांव की सब बहुएं होंगी, है ना। और समूह का प्रत्येक पुरुष समूह के प्रत्येक स्त्री का पति होता है। परिवार और विवाह की प्रारंभिक अवस्था में ये स्थिति रही होगी। जब मतलब यह है कि परिवार विकसित हुए होंगे, जब इंसान जंगलों से निकलकर इकट्ठा रहना एकत्रित हुआ होगा, जब उसने परिवार सोचा होगा आगे बच्चे पैदा करने हैं या जीवन यापन सही से करना है, तो विवाह का ये प्रारूप सामने आया होगा। उस समय की बात हो रही है। उद्विकासीय की धारणा है कि यह प्रथा ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की जो जनजातियां हैं वहाँ पाई जाती है। ऐसी एक प्रथा है जहाँ एक कुल की सभी लड़कियां दूसरे कुल की भावी पत्नियां समझी जाती हैं। मतलब एक कुल है, उसकी सभी जो लड़कियां होंगी वो दूसरे कुल की क्या है, पत्नियां मानी जाएंगी। वेस्टरमार्क का मत है कि ऐसे विवाह तिब्बत, भारत एवं लंका के बहुपतित्व वाले समाजों में पाए जाते हैं। मतलब ये तिब्बत में व्याप्त हैं, भारत और लंका। भारत में कुछ जनजातियों में जो दक्षिण की बताएगी वहाँ, और लंका के मतलब लंका का मतलब यहाँ पे श्रीलंका से है। बहुपतित्व मतलब जहाँ बहुत पति रखे जाते हैं वहाँ समाजों में व्याप्त है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि बहुपति विवाही समाजों में आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर पुरुष एकाधिक स्त्रियां रखते हैं। आर्थिक स्थिति सुधर जाती है तो क्या एक से अधिक स्त्रियां रख लेते हैं। कल प्रतिष्ठा वाली बात हम लोगों ने समझी थी कि प्रतिष्ठा दिखाते हैं लोग। तब बहुपति विवाह समूह विवाह का रूप ले लेता है। बहुपति विवाह क्या हो जाता है, वो समूह विवाह का रूप ले लेता है। टोडा लोगों में बहुपतित्व एवं बहुपत्नित्व का सम्मिश्रण हो रहा है। टोडा जनजाति जो है, आप इसको याद रखेंगे, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति में बहुपतित्व एवं पत्नित्व का सम्मिश्रण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बालिका वध की प्रथा त्याग दी। मतलब इन लोगों में कभी ना कभी बालिका वध की प्रथा रही होगी, जिससे स्त्रियों की जनसंख्या जो थी वो कम थी। अब क्या है, इन्होंने बालिका वध की प्रथा त्याग दी है, तो इसलिए स्त्रियों की संख्या अच्छी खासी हो गई होगी वहाँ पर। अतः उनमें स्त्रियों की संख्या बढ़ रही है। यदि हम समूह विवाह का प्रयोग इस अर्थ में करते हैं कि यह सूचित करता हो कि समूह का प्रत्येक पुरुष दूसरे समूह की प्रत्येक स्त्री का पति हो तथा उत्पन्न संतानों को भी संपूर्ण समूह की संतानें समझा जाता है। मतलब जो भी समझा जाता हो। इन्होंने एक बात बोली कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि समूह विवाह का मतलब है कि एक जो प्रत्येक पुरुष है वो दूसरी समूह की प्रत्येक स्त्री का पति है, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो पूरे समूह के हों, ऐसा अगर समझा जाता है तो आगे समझा रहे हैं ऐसा होता है कि जो बच्चे पैदा होंगे वो पूरे समूह के माने जाएंगे। कोई भी पापा है उसका, कोई भी मम्मी है, ठीक है ना। मम्मी तो हाँ पता होगा, लेकिन पापा कोई भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न समाजों में विवाह की भिन्नता का कारण उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं जननांगी परिस्थितियों की भिन्नता है। मतलब विवाह क्या है, स्थान की भिन्नता है, सभ्यताएं हैं, प्रथा है, समाज है, आर्थिक स्थिति है, सब हिसाब से क्या है विवाह की परिभाषा बदल जाती है सबके लिए। हिंदुओं में विवाह धार्मिक संस्कार माना जाता है। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट लाइन है, धार्मिक संस्कार माना जाता है। जनजातियों एवं अन्य लोगों में सामाजिक समझौता, मुस्लिम समुदाय में कहा गया है सामाजिक समझौता माना जाता है, और जो जनजातियाँ उनमें भी सामाजिक समझौता ही माना जाता है।
तो हिंदू धर्म आपको याद रखना है धार्मिक संस्कार है। अब विवाह से संबंधित कुछ नियम चलते हैं हमारे यहाँ कि किसी न किसी नियम का हम पालन करते हैं तभी हम विवाह करते हैं। किससे विवाह करना है, किससे नहीं करना है, किस प्रकार करना है, वो क्या है, विवाह से संबंधित नियम है। तो उन नियमों को आज हम पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रभु पी.एन. प्रभु इनका पूरा नाम है। प्रभु लिखते हैं, हिंदू धर्मशास्त्रों में जीवन साथी के चुनाव को नियंत्रित करने की दृष्टि से हिंदू विवाह को व्यवस्थित करने हेतु अंतर्विवाही और बहिर्विवाही के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इसमें क्या है, इसमें पी.एन. प्रभु क्या कहते हैं कि धर्मशास्त्र जो है उसमें जीवन साथी के चुनाव को नियंत्रित करने के लिए मतलब एक नियंत्रण लगाया कि यहाँ पर ऐसा ना कि अपनी बहन से ही शादी कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगह होता है, लेकिन अब एक नियम है। हिंदू धर्मशास्त्रों की बात हो रही है, तो इसलिए कुछ नियम बनाए गए। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। तो अंतर्विवाह और बहिर्विवाह क्या है, हम लोग विस्तृत आगे जानेंगे। हिंदू विवाह से संबंधित सभी नियमों को हम अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम आदि 4 भागों में बांट सकते हैं। संक्षेप में इनका हम विवेचन करेंगे। आगे हम लोग इनको पढ़ते हैं। क्या है, हिंदू जो नियम है वो कितने प्रकारों में बांटे गए हैं, तो 4 आपको याद रखना है। अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम किसके लिए बने हैं, हिंदू समुदाय के लिए। पढ़ते हैं अंतर्विवाह की। अंतर्विवाह क्या होता है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करे। मतलब अपने जीवन साथी का चुनाव क्या है, अपने समूह में करे, अपने जाति में ही करे, उसे हम अंतर्विवाही कहते हैं। ये समूह अलग अलग लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। इसे परिभाषित करते हुए डॉक्टर रिवर्स लिखते हैं, मतलब डॉक्टर रिवर्स की हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में से ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। विनिमय मतलब अदला बदली होता है कि आप अपने समूह के लोगों से ही शादी कर सकते हैं, बाहर आप नहीं जा सकते। जैसे जाति है, अपनी जाति में ही आप विवाह कर सकते हैं, बाहर की जाति या दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में द्विजों, अब द्विजवर्ण आप याद रखेंगे क्योंकि द्विजवर्ण पहले ब्राह्मणों के लिए वर्तमान में प्रयुक्त होता है, लेकिन पहले क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए प्रयोग होता था। यानी कि द्विज बोल दिया, उसका मतलब हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य एक ही वर्ण था और द्विज वर्ण के लोग अपने वर्ण में ही विवाह करते थे। मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण में, क्षत्रिय क्षत्रिय में और वैश्य वैश्य में। शूद्र वर्ण पृथक था, शूद्र अपना अलग वर्ण था, उसे कोई मतलब नहीं था। स्मृति काल में अंतर्वर्ण विवाहों को स्वीकृति प्रदान की गई। मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आपस में विवाह करने लग गए, अंतर्विवाह को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। लेकिन जब एक वर्ण कई जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हुआ तो विवाह का दायरा सीमित होता गया। अब इसमें कैसे उपजातियां बनी, मैं आपको वो चीज़ समझा देती हूँ। मान लीजिए कोई पंडित मेल है, मतलब ब्राह्मण है, पंडित बोलते हैं मेल, ये मेल है मतलब पुरुष है, क्षत्रिय फीमेल है मतलब स्त्री है। अब इन दोनों का विवाह हो जाता है तो इनसे उत्पन्न होने वाला जो पुत्र होगा या पुत्री होगी, पुत्र हुआ तो अब जो पुत्र है, ब्राह्मण और क्षत्रिय मूल जातियां हैं, लेकिन इनसे उत्पन्न होने वाली संतान जो है मूल जाति नहीं है, उपजाति है, क्योंकि 2 जातियों से मिलकर बना है। तो जो संतान होगी उसकी, यानी कि जो बेटा होगा वो उपजाति से होगा। बेटे से उत्पन्न होने वाली सारी संतानें क्या है, नई उपजाति का निर्माण करेंगी। तो ऐसे बनती थी उपजातियाँ। ऐसे ही अगर क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय पुरुष हुआ, वैश्य स्त्री हुई, या वैश्य स्त्री हुई, क्षत्रिय पुरुष हुआ, मतलब वैश्य पुरुष हुआ, क्षत्रिय स्त्री हुई, तो भी यही सेम प्रक्रम चलेगा। तो उपजातियाँ इस प्रकार से निर्मित हुई। तो विवाह का दायरा सीमित होता गया। अब क्या है, बहुत सारी उपजातियां होंगी, विवाह का दायरा सीमित होता चला गया। लोग अपनी जाति एवं उपजाति में विवाह करने लगे। अब क्या था कि जो मूल जातियां थी वो मूल जाति में विवाह करते थे, उपजाति वाले उपजाति में। मूल जाति वाले उपजाति में विवाह करते नहीं थे क्योंकि उसका कारण एक था कि अगर उपजाति में विवाह करेंगे तो मूल जाति वाले उच्च थे और जो उपजाति वाले थे वो निम्न माने जाते थे। डॉक्टर कपाड़िया की परिभाषा अब हम लोग देख लेते हैं। कपाड़िया परिभाषा नहीं है, इन्होंने वैश्यों के प्रकार बताया है कि कैसे उपजातियां निर्मित हुई हैं। डॉक्टर कपाड़िया ने वैश्यों की एक जाति बनिया की कई उपशाखाओं जैसे लॉर्ड, मोड़, पारवाड़, नागर, श्रीमाली आदि का उल्लेख किया है। लाट स्वयं भी बीसा एवं दस्सा में बटी थी। मतलब जो लाट थी वो खुद 2 भाग थे इसके, ठीक है, 2 भागों में बटी हुई थी। और जो बीसा थी बीसा भी 2 में बटी हुई थी, अहमदाबादी और खंबाती। तो इसमें क्या था कि अहमदाबादी से विवाह कर सकते थे, खंबाती से। कोई स्थानीय उपजातियों में बटी हुई थी बीसा, और कुछ उपजातियां में गोल एवं एकड़ा विवाह। अब गोल एकड़ा विवाह आपने नहीं पढ़ा अभी तक, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी गोल और एकड़ा विवाह क्या है। भारत में प्रचलित है, इसको हम परिभाषा इतनी थ्योरी पे लगा के मैं आपको क्षेत्रज्ञता से समझाती हूँ।
दिल्ली है और जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ गोल और एगड़ा विवाह प्रचलित है। इसका मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्र कर दिया जाता है कि आपको इतने निश्चित क्षेत्र में ही विवाह करना है। दिल्ली के लोग हैं जो पंजाब और हरियाणा की बेटियों की शादी अपने बेटों से कर देंगे, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा के बेटे होंगे उनसे दिल्ली के लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं करेंगे। मतलब दिल्ली की लड़कियाँ पंजाब और हरियाणा के लड़कों से शादी नहीं करेंगी, लेकिन पंजाब और हरियाणा की लड़कियां जो हैं दिल्ली के लड़कों से शादी कर लेंगी। ऐसा आप सामान्य इस प्रकार से समझिए कि लड़कियां शहर में आके गांव में जाना नहीं चाहती, यानी कि दिल्ली की लड़कियां पंजाब हरियाणा में विवाह नहीं करती, और जो गांव की लड़कियां हैं वो शहर में आना चाहती हैं, यानी कि पंजाब हरियाणा की लड़कियां दिल्ली में विवाह करती हैं। गोल एगड़ा विवाह मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं वर्तमान समय में एक व्यक्ति अपनी ही जाति, उपजाति, प्रजाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा एवं वर्ग के सदस्यों से ही विवाह करता है। वर्तमान में है, प्रचलित है कि अपनी भाषा में करना, अपने वर्ग में करना, अपने क्षेत्र में करना है। उसी की बात की गई। केतकर ने कुछ कहा, केतकर की बात देखते हैं अब हम लोग। कुछ हिंदू जातियाँ ऐसी हैं जो 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं करती। 15 परिवार का मतलब हो गया अपने जान पहचान के 15 परिवार हो गए, उनसे बाहर अपनी बेटी का विवाह नहीं करना, उनसे बाहर अपने बेटे का विवाह नहीं करना। ऐसा केतकर का मानना है, केतकर ने कहा है। एक तरफ हमें अंतर्जातीय और अंतर्राष्ट्रीय विवाह देखने को मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर अंतर विवाह के कारण विवाह का दायरा अत्यंत संकुचित हो गया। इसमें क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ वर्ग व्यवस्था चलती है, वर्ग व्यवस्था की बात कर रही हूँ मैं, वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर रही हूँ। वर्ग व्यवस्था में क्या है कि लोग जाति नहीं देखते हैं, वर्ग देखते हैं। फाइनेंशियली कंडीशन के हिसाब से जहाँ वर्ग बनते हैं, जिनकी बात कार्ल मार्क्स करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप देखें कि लोग इंडिया वाले लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से शादी कर रहे हैं, अमेरिका वाले लोग भारतीयों से शादी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वर्ग व्यवस्था में शादी हो रही है, लोग अंतर्राष्ट्रीय विवाह कर रहे हैं। लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्र पे चले जाएंगे, निचले स्तर पे चले जाएंगे, तो आपको भारत में देखने को मिल जाएगा कि वहाँ अंतर्जातीय विवाह करने की भी परमिशन नहीं है आपको। आप अंतर्जातीय विवाह नहीं कर सकते, अंतर विवाह ही करते हैं। गोत्र कुल सब देख के होता है विवाह। तो इन सब के बारे में बात की गई है। अंतर विवाह के अब कारणों की बात कर लेते हैं। प्रजातीय मिश्रण पर रोक। प्रजातीय मिश्रण क्या है? भारत में समय समय पर कई प्रजातियों के लोग आए हैं और उन्होंने अपने को किसी न किसी वर्ण में सम्मिलित कर लिया है। मतलब जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, विदेशी लोग आए थे, तो उनकी बात की जा रही है। अंतर प्रजातीय मिश्रण को रोकने के लिए अंतर वर्ण विवाहों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, कि मतलब अंतर्वर्ण, एक दूसरे के वर्ण पे प्रतिबंध लगाया कि आप एक दूसरे के वर्ण में विवाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रजातीय मिश्रण हो जाएगा। मैंने भी जो बताया था कि जो उत्पन्न संतान थी वो दूसरी थी। क्या है? 2 प्रजातियों के मिश्रण से हुई थी ना, तो मिश्रण नहीं चाहिए था लोगों को। प्रजाति के मिश्रण पर रोक लगाने के लिए हुआ था। विशेषता आर्य एवं द्रविड़ प्रजातियों के बीच रक्त मिश्रण को रोकने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि सबसे पहले आर्य और द्रविड़ ही भारत में आए थे, तो उनके मिश्रण को रोकने के लिए ऐसा किया गया था कि अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता नहीं दी गई। आपको अपने में ही करना, अंतर विवाही में ही करना है, अंतर्जातीय नहीं करना है। सांस्कृतिक भिन्नता। आर्यों एवं द्रविड़ों तथा बाह्य आक्रमणकारियों की संस्कृति में पर्याप्त भिन्नता थी। मतलब 2 संस्कृतियों में भिन्नता थी। इस कारण वैवाहिक संबंधों में भी कठिनाई पैदा होती है, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है। लड़का दूसरे आर्य के घर जा रहा है, लड़की द्रविड़ के घर जा रही, तो दोनों संस्कृतियों में बहुत भिन्नता पाई जाती है, जिससे कि एडजस्टमेंट की दिक्कत होती है। जब वर्ण विभिन्न जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हुए तो सांस्कृतिक भिन्नता में भी वृद्धि हुई। मतलब सांस्कृतिक भिन्नता आई क्योंकि उपजातियाँ बनी, तो उन्होंने अपनी नई प्रथाएं चलाएंगी, अपने नए प्रचलन चलाए, तो इससे सांस्कृतिक विभिन्नता आई। प्रत्येक जाति और उपजाति अपनी सांस्कृतिक विशेषता को बनाए रखना चाहती थी, अतः उन्होंने अंतर विवाह पर जोर दिया। मतलब ये था कि सब अपनी अपनी परंपराओं, अपनी अपनी प्रथाओं को जोड़ देना चाहते थे। वो चाहते थे मेरी प्रथाएं चले, वो चाहते थे मेरी प्रथाएं चले। तो 2 लोग जब ऐसा चाहेंगे तो सोचेंगे इससे तो अच्छा है मैं अपने आप में ही करूँ, यानी कि अंतर विवाह ही करें। अपनी जाति का विवाह अपनी जाति में ही कर लें, जिससे कि दूसरे की प्रथाएं हमें ना स्वीकारनी पड़े, ना दूसरी हमारी प्रथाएं स्वीकारें। जन्म का महत्व। प्रारंभ में व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर आंका जाता था, किंतु धीरे धीरे जन्म का महत्व बढ़ा और रक्त शुद्धता की भावना ने जोर पकड़ा और फलस्वरूप अंतर्विवाह की प्रथा पनपी। मतलब ये है कि उच्च जाति का व्यक्ति उच्च होगा, ऐसी होगी तो इसे जन्म का महत्व बोला जाएगा। तो इसी आधार पर विवाह होने लगे। जैन तथा बौद्ध धर्म का विकास। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। इस कारण ब्राह्मणों की शक्ति में गिरावट आई, किंतु ज्यों ही इन दोनों धर्मों में शिथिलता आई, ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए कठोर जातीय नियम बनाए और अंतर्विवाही के नियमों को कड़ाई से पालन किया जाने लगा। क्या था? ब्राह्मण, जैन और बौद्ध आए तो जो ब्राह्मणवाद था उसके विरुद्ध उन लोगों ने खड़े हुए। तो बाद में जब ब्राह्मण फिर से उदय हुए, जैन और बौद्ध धर्म का पतन हुआ, तो ब्राह्मणों ने क्या कठिन नियम बना दिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अंतर्विवाह ही करेंगे, अंतर्जातीय विवाह नहीं कर सकते, अंतर समुदाय विवाह नहीं कर सकते। तो इसलिए ब्राह्मणों ने क्या कठिन नियम बना दिए, इसलिए भी क्या अंतर्विवाह
प्रचलित हो गया और कड़ाई से इसका पालन होगा। मुसलमानों का आक्रमण। मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदुओं के धर्म एवं संस्कृति पर कठोर प्रहार किया, जैसे जोधा और अकबर का विवाह। उन्होंने हिंदू लड़कियों से विवाह करने प्रारंभ किए। इस स्थिति से बचने एवं अपने धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं ने अंतर्विवाह के नियमों को कठोर बना दिया, क्योंकि उस टाइम की परिस्थिति मिडिवल हिस्ट्री में आप देखेंगे ज़्यादा मुस्लिम शासक हुए, उन्होंने जब आक्रमण किए तो हिंदू स्त्रियों से वो विवाह करने लगे, आक्रमण करते थे, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो ये क्या था, इस सब को रोकने के लिए भी हिंदुओं ने ये एक प्रकार का उपाय सोचा कि अंतर्विवाह के नियम को बना दिया जाए, जिससे कि कोई और विवाह ना कर पाए। बाल विवाह। मध्य युग से ही जब बाल विवाहों की वृद्धि हुई तो अंतर्विवाह का पालन किया जाने लगा। बाल विवाह होते थे बचपन में ही, तो बचपन में साथी का चुनाव करना था तो अपनी जाति में ही कर देते थे। जब माता पिता ही बच्चे का विवाह तय करते तो वे जातीय नियमों के विरुद्ध विवाह की बात नहीं सोच पाते, क्योंकि माता पिता सोच रहे तो सोचेंगे जान पहचान में हो, किसी ऐसी जगह हो जहाँ हमारे संबंध हो, हमारी प्रथाएं हो, हमारा प्रचलन हो, तो इसलिए माता पिता अपनी जाति में ही विवाह करते थे। उपजातियों का क्षेत्रीय केंद्रीकरण। भौगोलिक दृष्टि से पृथक पृथक क्षेत्रों में निवास एवं यातायात और संचार वाहन के साधनों के अभाव के कारण उपजातियों का पारस्परिक संपर्क संभव नहीं था। क्या था कि उपजातियां आपस में मिल नहीं पाती थी, कोई यातायात के साधन नहीं थे, तो इसलिए क्या था, एक निश्चित क्षेत्र था, आपको उसी में विवाह करना है। अतः एक क्षेत्र में निवास करने वाली उपजाति ने अपने ही सदस्यों से विवाह करने पर जोर दिया। अब क्या था कि अगर आप यातायात के संसाधन नहीं होंगे, आप 4 लोगों से मिलेंगे तो सोचेंगे नहीं 4 लोगों से संबंध बना लिए जाए, क्योंकि आप बाहर की दुनिया जानते ही नहीं हैं। व्यावसायिक ज्ञान की सुरक्षा। प्रत्येक व्यक्ति का एक परंपरात्मक व्यवसाय पाया जाता है। अपने व्यावसायिक ज्ञान को गुप्त रखने की इच्छा ने भी अंतर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। पहले क्या था कि अपना हर जाति का व्यवसाय था कि आप यही व्यवसाय करेंगे, तो इसकी गुप्तता को बनाए रखने के लिए भी लोगों ने क्या था, अंतर्विवाह को प्रोत्साहन दिया कि अपनी जो गुप्तताएं हैं व्यवसाय की वो कहीं और ना जाए। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त व्यक्ति का अपनी ही जाति के प्रति लगाव, जाति से बहिष्कृत किए जाने का डर तथा जाति पंचायत द्वारा जातीय नियमों का कठोरता से लागू करने आदि के कारण भी अंतर्विवाह के नियमों का पालन उत्तरोत्तर बढ़ता गया। अंतर्विवाह के इन नियमों से एक ओर हिंदू समाज को कुछ लाभ प्राप्त हुए तो दूसरी ओर इससे कई हानियां भी हुई। इससे लोगों के संपर्क का दायरा सीमित होता गया, संकीर्णता की भावना पनपती, पारस्परिक घृणा, देश एवं कटुता में वृद्धि हुई, क्षेत्रता की भावना पनपी, जातिवाद बढ़ा तथा व्यावसायिक ज्ञान एक समूह तक ही सीमित हो गया। अब इसमें कुछ अच्छाइयाँ बताई गई तो इसकी कुछ बुराइयाँ भी हैं। इसकी बुराइयाँ क्या हैं कि अब क्षेत्रीयता बढ़ गई, लोग अपनी जाति के प्रति जातिवाद पे आ गए हैं, दोष आ गए, दूसरी जाति के प्रति हीनता की भावना ले आए। तो ये सब बताया गया है कि इसके दोष भी हैं, अच्छाइयाँ तो इसके दोष भी हैं। इन सभी के कारण भारतीय समाज की प्रगति अवरुद्ध, क्योंकि जातिगत विवाह कहीं ना कहीं समाज की प्रगति को रोका हुआ है। आप अगर अंतर्जातीय विवाह होने लग जाएंगे तो दहेज प्रथा कई हद तक खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रथाओं का कारण भी और कुछ जो कुरीतियाँ हैं उनका कारण अंतर्जातीय विवाह भी है, अंतर्विवाह भी है। किंतु वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, यातायात एवं संचार वाहन के साधनों के विकास एवं एकाकी परिवारों की स्थापना के कारण अंतर्विवाह के नियम शिथिल होते जा रहे हैं। मतलब ये हो कि अब यातायात के संसाधन अच्छे हो गए, औद्योगिकीकरण आ गया है, नगरीकरण आ गया, तो इससे क्या है, अब जो अंतर्विवाह के नियम है वो शिथिल हो गए, मतलब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। विवाह से संबंधित विधानों ने भी अंतर्वर्ण एवं अंतर्जातीय विवाहों की स्वीकृति प्रदान की है। फिर भी नैतिक शक्ति और सामाजिक बाध्यता इतनी प्रबल है कि हिंदू अंतर्विवाह के नियमों को पूर्णतः त्याग नहीं पाते हैं। आप हिंदू समाज की बात करें, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने नियम क्या है त्याग नहीं पाएंगे, और जो अंतर्विवाह की प्रथा है वो ऐसे चलती रहेगी। कुछ क्षेत्र में खत्म होगी तो फिर शुरू होगी, धीरे धीरे वो चीज़ें बनी रहेंगी। बहिर्विवाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। जिस किसी ने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।